नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों में दर्द तो आपने सुना ही होगा, या फिर हड्डियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने सुना ही होगा। अपने घर में अपनी दादी को, अपनी माताजी को आपने किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा ही होगा। अक्सर आपको लगता होगा कि ये बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता लगे कि किसी का एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ कि उसको स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई, स्लिप डिस्क हो गया, या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। अब आपको लग रहा होगा ये तो बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्सीडेंट है और कभी भी किसी को भी हो सकता है। कई बार तो छोटे बच्चे भी ऐसा बताते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, और जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमसे गलती हो कहाँ रही है और हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमारी स्पाइन सही रहे। क्योंकि अगर आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी सही है ना, तो आप सब कुछ सिर उठा कर सकते हैं, और अगर स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, यानी बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो स्पाइन के बारे में आप सब जानते भी हैं और बहुत डर में भी जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है सर्जरी करवानी पड़े। अब क्या मेजर सर्जरी करवानी ज़रूरी है, या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी तरक्की कर ली है कि अब बहुत छोटा सा ऑपरेशन और उसके बाद आपकी ज़िंदगी फिर से ठीक ठाक, आप फिर से दौड़ने भागने लगे। अगर आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तो आज मैं एक ऐसे खास डॉक्टर के पास आई हूँ जो कि आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, जिनके पास हम आए हैं ये जानने के लिए कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। इन्होंने हाल में ही मुझे बताया था कि एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, जो मेरे लिए बहुत नया टर्म था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टर्म आपके लिए भी पूछ लूँ, और हो सकता है हम सबके जीवन में कुछ फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू मैम। आपने वेरी वेल एक्सप्लेन, आपने एक जिस्ट रखा। एंड जैसे आपने बोला स्पाइन, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। तो एग्जैक्टली द वर्ड सिग्निफाइज कि बैकबोन मतलब वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इट विल अफेक्ट यू टोटली। राइट डॉक्टर। तो डॉक्टर, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे आपने बताया था कि इस तरह की एक सर्जरी होती है, जबकि मैंने अब तक सुना था कि वो ट्रेडिशनल सर्जरीज होती हैं। तो दर्शकों को ये बताने के लिए कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी असल में ये है क्या, थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, देन आई विल कम टू माय क्वेश्चंस। या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज द मोस्ट रीसेंट एडवांसमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी। पहले ओपन सर्जरीज करते थे जहां हम लंबा इंसिजन देते थे और फिर स्क्रूज, प्लेट्स और वो सब लगाते थे। उसके बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत लोगों से स्पाइन की सर्जरी से एवरीबडी सो स्कैर्ड, सब इतना ज्यादा डरते हैं कि फायदे से ज्यादा सब नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। क्या मैं इस ऑपरेशन के बाद खड़ा भी हो पाऊंगा, चल पाऊंगा, या मेरी वो जो पहले के ज़माने में बोलते थे पैरों में पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। एवरीबडी वाज सो कंसर्न अबाउट दिस। तो फिर उसका फिर अब ये एक बहुत ही यू कैन से इट इज़ सच अ लवली इनोवेशन जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। हार्डली एक बैंडेड लगता है, एक स्टेपल लगता है, सिर्फ एक स्टेपल, और उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द स्पाइन पेशेंट्स। मतलब इट्स अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, इट इज द रेवोल्यूशन। एग्जैक्ट वर्ड इज रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पाइन सर्जरी। ओह माय गॉड। तो स्पाइन की किसी भी मनके में प्रॉब्लम हो, हाँ, वो एक इंसिजन बस एक लेजर से, एक छोटे से दूरबीन से जाते हैं, हाँ, उस इंसिजन पे एग्जैक्ट वो टारगेटेड पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ हम जाते हैं, हाँ, और सिर्फ उस प्रॉब्लम को टच करते हैं। बाकी कोलैटरल डैमेज नहीं होता है। पहले की सर्जरीज में जब ओपन करते थे तो सारी मांसपेशियां हटाते थे, फिर हड्डी हटाते थे, फिर नीचे जाकर के जो प्रॉब्लम है तब वहां पहुंच पाते थे। अब के जमाने में क्या हो गया, वो लेजर दूरबीन से हम जब जाते हैं वी डायरेक्टली लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम। वहीं पे जाते हैं और सपोज किसी की डिस्क निकल गई तो हम उस डिस्क को निकाल देते हैं। जो खराब हिस्सा फट के बाहर निकला हुआ है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को इंक्रोच कर रहा है, जो दबा रहा है, सिर्फ उसको हटाते हैं और patient feels like wow, it's like magic for them. And I have hundreds of patients, in fact thousands of patients जो कि have used that exact word, it's like magic sir। क्योंकि उनको 2 घंटे बाद जब वो चलते हैं उनको लगता है उनकी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी and it has completely resolved with just half an hour of very small procedure. I would not even call it a surgery. इट्स नॉट अ मैसिव सर्जरी। ऑब्वियसली सर्जरी है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, पेशेंट को सुला रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी ओनली। बट
बस एक छोटे से एक बैंडेड से अगर वो ठीक हो रहा है तो आई कुड इवन कॉल इट अ डे केयर प्रोसीजर, जो कि पेशेंट आता है सुबह और शाम को 2 घंटे बाद चल के खुद ही जाते हैं और मतलब इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस। माय गॉड, आपने कहा कि 2 घंटे में चल के भी चले जाते 2 हैं। घंटे में चल के जाते हैं पेशेंट। मतलब यू नीड नॉट एडमिट देम इन द हॉस्पिटल। नो, दे आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट वो सुबह आते हैं और शाम तक अपने घर जा सकते हैं। ओह माय गॉड, It's a मतलब day ये care सच for- में हाँ। विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसी सर्जरी भी है कि Yes. इतना और ये भी major। स्पाइन की सर्जरी। हाँ, वो भी कह रही और थी मैं major। ये बोल रहा हूँ कि ये 1 लेवल नहीं, 2 लेवल नहीं, 3 लेवल नहीं, 4 लेवल तक मैंने सिर्फ एक लेजर द्वारा, सिर्फ एक छोटे से इंसिजन द्वारा इसको अचीव किया है। एंड आई हैव रिजल्ट्स टू शो एंड एन नंबर ऑफ पेशेंट्स आर रियली थैंकिंग मी फॉर दिस, बिकॉज स्पाइन की सर्जरी से इज रियल टैबू इन इंडिया सोसाइटी। Yes. क्योंकि सबको सीरियसली बहुत ज़्यादा डर लगता है स्पाइन की सर्जरी से। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं मैं इसलिए इस चीज़ को मान सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों से मैं मिली भी हूँ जिन्होंने पहले स्पाइन की सर्जरी करवाई थी। वो पैरालिटिक हैं, दे आर बेड रिडन, Yes. और वो एक्चुअली रोज भगवान से प्रार्थना करते होते हैं कि इट्स बेटर Yes. कि वी Yes. शुड लीव द हाँ, वर्ल्ड। हाँ। तो ये सुन के मुझे लग रहा है कि इसके कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं? एक्चुअली मैम, देर इज नथिंग लाइक रिस्क फैक्टर। अगर जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप तो ये एज वो एक एक्सीडेंट है, बट हजारों में लाखों में एक होता है, तो यू जस्ट डू नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, बिकॉज वो तो कभी भी हो सकता है। वो तो शायद अभी हम बैठे हैं तो मे भी कुछ हो जाए, यू नेवर नो अबाउट दैट। तो हाँ, तो वही एक रिस्क फैक्टर है, वो तो एक एक्सीडेंट है। बट क्योंकि हम जब लेजर से करते हैं, जब हम दूरबीन से करते हैं, इतने बड़े टीवी में हमें हर एक स्ट्रक्चर 100 टाइम्स मैनीफोल्ड होके मल्टीप्लाई होके दिख रहा होता है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इज वेरी 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 नेग्लिजिबल। जो हम पहले वो करते थे, अब इतने बड़े टीवी स्क्रीन पे एक लेजर से करते हैं, दूरबीन में इतना बड़ा दिख रहा होता है, और प्लस हम नसों के आसपास जाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करते नहीं हैं, तो इसीलिए हमारे रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं और चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी नेग्लिजिबल। यही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो पहले डर था पैरालिसिस और ये सारी चीज़ें इज बिल्कुल नेग्लिजिबल, 0.0001% ऐसा। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि हाँ, ये स्पाइन सर्जरी हमें करवानी चाहिए, वो भी एंडोस्कोपी? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक तो यंग पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई 20 साल का लड़का है या जस्ट स्टार्टेड जिमिंग, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत भारी भारी वजन उठाए, डेडलिफ्ट्स उठाए, तो ऐसे केसेस में एक्यूट डिस्क रप्चर हो जाती है। सपोज आपको समझाने के लिए ये मॉडल है, तो ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं। जब उन्होंने तो ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, बीच में हड्डियां हैं। तो जब वो कोई वेट लिफ्ट करता है तो ये डिस्क्स पीछे की तरफ कभी रप्चर होके खिसक जाती हैं, तो ये जिस नस को दबा रही होती है वहां वो दर्द जाता है। आपने सुना सियाटिका जो लोग बोलते हैं, जी। तो वो दर्द जहां जहां ये नस जाएगी वहां पेशेंट को लेफ्ट में है या राइट में, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द रप्चर, उनको वो पेन होता है। ये पहला सिनेरियो है जिसमें पेशेंट यंग है और उसने कोई भारी वजन उठाया है, या किसी ने बकेट उठा लिया, मे बी किसी ने सोफा उठा लिया, तो ये पहला सिनेरियो है। ये इसको प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अच्छा। जो डिस्क लोग प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम बोलते हैं, ये डिस्क आम भाषा में बोलते हैं। ये डिस्क प्रॉब्लम, ये पहली वाली है। और दूसरा सिनेरियो है जो ओल्ड एज में आता है, जिसमें आप देखेंगे 70 ईयर्स ओल्ड लेडी या 70 ईयर ओल्ड मैन, जो भी उनको वो थोड़ी दूर चलते हैं, उनके पैरों में थकान सी महसूस होती है, बेचैनी सी होती है, भारीपन होता है। ये थोड़ा ओल्डर ग्रुप में होते हैं, अबव 50, 60, 70 इस रेंज में होता है। तो इनके दोनों ही पैरों में रेडिकुलर पेन होता है, कमर से चालू होता है। कभी कभी वो बैठ नहीं सकते हैं, 5 मिनट बैठेंगे, इवन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, हर पेशेंट का अलग अलग क्लिनिकल सिम्टम होगा, तो दे हैव डिफिकल्टी इन सिटिंग। दूसरा सिनेरियो है वो खड़े नहीं हो पाते हैं, खड़े होते हैं 10 मिनट खड़े होते हैं, तो 11वें मिनट खड़े होने पे उनको पैरों में वो पेन शुरू हो जाता है। तो ये वाला जब सिनेरियो होता है, इसमें यही वाली इसमें ये डिस्क बाहर नहीं निकलता है, बल्कि क्योंकि एज की वजह से वो आर्थराइटिक चेंजेस आने लग जाते हैं, और जो हमारी कैनाल होती है, ये स्पाइनल कैनाल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कैनाल इंक्रोच्ड हो जाती है। सपोज मेरी कैनाल की डायमीटर इतनी है 20 mm की, तो धीरे 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 ये सिकुड़ करके
10 mm की हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ती जाती है। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत एक्यूट नहीं होते, वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं और धीरे 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 वो सिम्टम, डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज या फिर डीजेनरेटिव स्पाइन, ये सारे वही टर्मिनोलॉजीज है। तो उसी चीज के लिए बेसिकली पेशेंट को क्लॉडिकेशन होता है, थोड़ी दूर चलते हैं बैठना पड़ता है, कभी कोई खड़ा नहीं हो पाता है, कोई, ये सारे सिम्टम्स है। तो दो सिनेरियोज है, एक एक्यूट यंग पेशेंट्स में डिस्क की प्रॉब्लम है, दूसरे में स्टेनोसिस कहते हैं इसको, जहां हमारी डिस्क की स्पेस कम हो जाती है और वो धीरे धीरे होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव पेशेंट्स को। और अगर नहीं ट्रीट करते हैं तो आगे चल के पैरों में कभी कमजोरी आ जाती है, कभी नमनेस आ जाता है, कभी मोटर वीकनेस आ जाती है, पैरों से चप्पल बाहर निकलने लग जाता है, पता नहीं चलता है, एंड ऑल दीस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी यूरिन और वॉशरूम में भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट का यूरिनेशन और वो वॉशरूम जाने की जो विल पावर और वो सब उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री होने लग जाता है। तो ये भी अगर हम लॉन्ग टर्म अगर नसों को बहुत दिन तक दबा के रखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। मतलब इसमें मतलब बोन्स के साथ साथ आप कह रहे हैं नर्व्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट सारा रोल नर्व्स का ही होता है, क्योंकि बोन्स डीजनरेट हो रही होती हैं तो वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी खिसकने लग जाती हैं, तो उसके साथ डिस्क भी खिसकती है, एक लिगामेंट होती है पीछे वो भी चिपकने लग जाती है। तो टोटल प्रोसेस में जो हमारी कैनाल डायमीटर है वो छोटी होने लग जाती है। तो जो उसकी स्पेस होती है जिसमें वो ब्रीथ कर रही होती है नस, वो दबा देते हैं। अच्छा। तो हम एंडोस्कोपिक में जाके यही करते हैं, हम वो लेजर से जाके जो लिगामेंट है उसको हटाते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं, तो वापस से वो नसों को स्पेस मिलता है और दे स्टार्ट ब्रीदिंग। तो द पेशेंट हैव अ लॉट ऑफ पेन रिलीफ तो फ्रॉम दैट लेजर सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। डॉक्टर साहब, जब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्जरी पे जाते हैं जो स्पाइन सर्जरी है, और जब हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं, लोगों के अंदर ना विश्वास नहीं बैठ पाता है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल में इतने उन्होंने फेलियर्स सुन रखे हैं और खौफ भी बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने जो प्रॉब्लम्स बताई, मैंने ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनी, अपनी मम्मी को सुनी होंगी, दादी को सुनी होंगी, बहुत लोगों को सुनी है मैंने ये। तो वो लोग ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि आगे की जिंदगी बेड रिडन वाली हो जाएगी तो हमें कौन संभालेगा। तो लोगों को जो आप बोल रहे हैं, जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, उन पर आप इसे कर सकते हैं एंड इट्स मतलब टेंशन फ्री होकर के वो आ सकते हैं इसके लिए। यस, एक्चुअली ये ओल्डर पेशेंट्स के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यंग पेशेंट्स कम, जो ये डिस्क वाली प्रॉब्लम है, जो डेडलिफ्ट्स और ये कम है, मतलब एक्यूट डिस्क से ज़्यादा क्रॉनिक डीजनरेटिव स्पाइन ज़्यादा है। और ये एक्चुअली स्पेसिफिकली ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, आई हैव ऑपरेटेड 84-year-old मैन हु वेंट 2 hours आफ्टर द सर्जरी एंड ही वाज सो हैप्पी। मतलब मेरे जनरली आज के सिनेरियो में जो पेशेंट्स हैं ज़्यादा एल्डरली ही हैं, मतलब अगर मैं स्पाइन कर रहा हूँ तो 10 में से 8 एल्डरली हैं, 2 यंग पेशेंट्स हैं जो डिस्क वाली प्रॉब्लम लेके आते हैं। क्योंकि ये इतने सालों से लोग लेके चल रहे होते हैं, और ट्रस्ट मी, बिलीव मी और नॉट, जो जब भी मैंने किसी को बोला है कि सर मैम आपका ये होगा, लेजर से करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 2 घंटे बाद, एवरीबडी इज रेडी। सच बात है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के कोई चांसेस ही नहीं है, एंड एवरीबडी हैज बीन सो, जैसे आप पूछे, मतलब एवरीबडी हैज बीन, इज इट पॉसिबल, एंड देन बिकॉज ऑब्वियसली सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, आई शो देम, तो एवरीबडी बिलीव्स मी एंड देन दे गो फॉर इट, एंड इट हैज गॉट, ट्रस्ट मी, वेरी ग्रेट रिजल्ट। एंड पेशेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे हैव नथिंग टू लूज। जब मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव वेरी वेरी मिनिमल चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वो तो वैसे एक्सीडेंट वाली बात होगी जो मैंने समझा, तो वो तो आपको लेके चलना होगा। लेकिन आप जो अपनी लाइफ इतने पेन में गुजार रहे हो, यू कैन नॉट वॉक फॉर 5 minutes, या आप 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप 5 मिनट लेट नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट कर रही है। आप रोज की दिनचर्या में अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो अगर एक छोटे से बैंडेज से अगर ये ठीक हो रहा हो, तो एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट। एंड स्पेशली द ओल्ड पेशेंट्स, आई हैव ऑपरेटेड 84-year-old 84 सर एक थे 84 years, ही केम टू मी, आई ऑपरेटेड 91-year-old लेडी, एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि छोटा 91 वाले याद आते हैं 91 वाले, बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू लिव, जब तक जी रहे हैं तो यू जस्ट कैन नॉट, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोज हु हैव गॉट द विल फॉर सर्वाइवल, आई थिंक दे विल गो फॉर इट। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, 2-3 छोटे-छोटे क्विक क्वेश्चंस मैं पेशेंट्स के लिए आपसे पूछना चाहूंगी। जी। एक तो जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनको हाई बीपी होता है, यूजुअली सर्जरी के लिए जब हम ट्रेडिशनल सर्जरीज की बात करते हैं, उसमें उनको रेफरेंस किया जाता है कि वेट जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा, वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। व्हाट अबाउट योर सर्जरी, जिसमें आप मैम अब जैसे जो 2 बातें हमने बोले, डायबिटीज
और हाइपरटेंशन 10 में से 8 लोगों को ये रहेगा और ऐसा कोई स्टेज नहीं आएगा जिसमें ये ट्रीट हो जाएगा. दिस विल गो विद देम टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ. तो इट इज़ नॉट अ डेटरेंट फॉर अस एट ऑल. ऑब्वियसली हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होता है. वो जो बेसिक मेडिकेशन से वो चलती रहती है एंड इट इज़ हार्डली 40 मिनट्स फॉर सिंगल लेवल. एक लेवल 40 मिनट्स पे हो जाता है. तो उसमें कहीं पे भी इनके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से उनके स्पाइन की सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज़ अ टोटल टिक मार्क फ्रॉम माई साइड. इवन इफ यू हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, एनी डिजीज और एंड प्लस वी डू इट इन अ वेरी गुड टर्शियरी केयर सेंटर जहाँ वी हैव n नंबर ऑफ फैसिलिटीज विच इज़ एट पार विद द इंटरनेशनल लेवल. अगर कोई सर्जरी कहीं भी हो सकती है तो वी कैन डू इट एट द वेरी बेस्ट क्वालिटी. मतलब यू डोंट वरी अबाउट दैट. दैट्स लवली. और आपके यहाँ जब ऑपरेशन हो जाता है, आपने कहा कि 2 घंटे बाद खुद चल के जा सकते हैं, तो ये जो रिकवरी टाइम, फिर भी एक रिकवरी टाइम होता है किसी भी ऑपरेशन का? नहीं, एज आई सेड कि रिकवरी टाइम इज 0. बस वो जो सुलाते हैं, हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, तो जब वो दवाइयों का असर 2-3 घंटे में वीन ऑफ होता है, पेशेंट खुद से चल के वॉशरूम जाते हैं, खुद से चल के अपना कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. 2-3 घंटे में वो इनफैक्ट जो अगर इंश्योरेंस का इशू ना हो, क्या पेशेंट का डिपेंड ऑन द बजट एंड एवरीथिंग, ही कैन गो होम आफ्टर 3 आवर्स ऑल्सो. डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक्चुअली पूछने का रीजन ये था कि घर जाने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल, यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. नॉर्मल लाइफस्टाइल में ही कैन गो, बट हैवी लिफ्टिंग एंड ऑल तो वो उनको लाइफ लॉन्ग नहीं करनी होती है. कि वेट लिफ्ट या झुक के काम नहीं करना. दिस इज अ प्रिकॉशन. एक मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पाइन की प्रॉब्लम में अगर आप सर्जरी करो चाहे ना करो, आपको झुक के काम नहीं करना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए. तो सर्जरी के बाद भी वही रहता है. ये दोनों आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं. प्लस आप जब जाते हो तो एक स्टेपल लगता है, तो वो 2 हफ्ते में निकालते हैं. तब तक एक बेल्ट दे देते हैं प्रिकॉशनरी, LS बेल्ट कहते हैं. वो पेशेंट लगा के रखते हैं एंड ही कैन डू एनीथिंग. बट बस ये है कि ड्राइविंग एंड ऑल कहते हैं 2-3 हफ्ते में ही कैन गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन जो पहले करते थे वो. इनफैक्ट इन अ मच बेटर इम्प्रूव्ड वे, जो कि पहले पेनलेस वे वो कर पाते हैं. That's so lovely. आपने जब इंश्योरेंस की बात की तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक हुआ कि लोग यूजुअली देखते हैं कि वो बजट फ्रेंडली है कि नहीं ये ऑपरेशन. तो बजट तो टोटली, अब जैसे इंश्योरेंस आजकल रहता है सबका, हम ये मान लें कि इंश्योरेंस नहीं है, तो इज इट बजट फ्रेंडली? यस, इट इज टोटली बजट फ्रेंडली. क्योंकि हम उसमें कोई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो बताना भूल गया मैं, इस सर्जरी में हम कुछ भी नहीं डाल रहे. तो जो पेशेंट का नेचुरल स्पाइन है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, जो भगवान ने, जो कुदरत ने बनाया है. तो नथिंग. तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द सर्जरी कम्स हियर. क्योंकि जो इम्प्लांट के सबसे ज्यादा सर्जरी में चार्ज इम्प्लांट के होते हैं, तो वो चीज़ आपने पहले हटा दी. प्लस आपका स्टे 4-5 दिन से घट के 1 दिन हो गया, तो वो भी हट गई. तो ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द प्राइस. एंड सबसे अच्छा जब नेचुरल स्पाइन होता है ना, जो भगवान ने दिया, तो उसको इंसान कितना भी कर ले वो बीट नहीं कर. तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे. जो पैथोलॉजी है, जो बीमारी है, सपोज डिस्क निकली, तो सिर्फ खराब जो हिस्सा खराब होकर जो मेरी कैनाल को दबा रहा है, सिर्फ उस खराब हिस्से को निकाल दिया. या सपोज उसकी ऐसे इंक्रोच होकर छोटी हो गई, तो हमने एक तरफ से स्लिट मारा, तो ऑटोमेटिक वो स्पेस बन गया. तो बस इतना ही. इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल सॉर्ट ऑफ वर्क, बट इट हैज गॉट मैसिव रिजल्ट्स. दैट्स सो लवली. मतलब मुझे बहुत सारी चीजें इसमें पता चल गई हैं. मतलब मैं देख के अब मैं बता पाऊंगी कि ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रही है. डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट के बाद की बात करें तो क्या आप कुछ मेडिकेशंस उन्हें फॉलो करवाते हैं? डू दे हैव टू टेक सम मेडिसिन्स? नहीं, आफ्टर सर्जरी जस्ट अ सिंपल 1-2 दिन के लिए पेन किलर दे देते हैं. क्योंकि जहाँ पे इंसिजन लगाते हैं वो एक टाँकों का दर्द होता है, या मे बी कभी-कभी तो टाँका भी नहीं, स्टिचलेस ऑर्डर, कभी-कभी टाँका भी नहीं लगाते, सिर्फ एक बैंडेड लगाते हैं. तो थोड़ा बहुत पेन होता है जहाँ से वो दूरबीन जाता है, तो उसके लिए 1-2 दिन के लिए पेन किलर और एक गाबापिन या ऐसी कोई दवा जो कि नसों को थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होती है, तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए वो चलाते हैं. बस दैट्स इट. सारी दवाइयाँ बंद. जो आप पहले खाते रहते थे, इतनी बड़ी सारी डब्बा बना रखा होता है, दैट ऑल गोज अवे. दैट्स सो लवली. डॉक्टर साहब, अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मैं उन तमाम दर्शकों के लिए पूछूंगी जो अक्सर अपने स्पाइन को लेके थोड़ा केयरलेस होते हैं. स्पाइन को क्या, कंधे की हड्डी, पैर की हड्डी, मतलब थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं. तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू लिव ताकि हमें बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स कम से कम हो? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वी शुड लिव अ गुड एक्टिव सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल. पर्पस भी हमारा ये है कि पेशेंट कभी, जैसे आपने बोला 91 ईयर, हाँ, तो उनका भी मेरा यही बोलना था, क्वालिटी ऑफ यू शुड बी मोबाइल टिल द लास्ट ब्रेथ. ऐसा ना व्हील चेयर पे ना आ जाए, या ऐसा जो आपने भी एक वर्ड यूज़ किया कि दे आर वेटिंग फॉर
दैट Yeah, तो for the last ऐसा moment to come, तो yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉर गुड बोन्स, हेल्दी बोन्स, यू शुड बी एक्टिव, यू शुड बी मोबाइल। सारे जॉइंट्स का चाहे एक सिंपल प्लेन योगा कर लीजिए, आई थिंक उसमें सारे ही बोन्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। या कोई अच्छा एक्सरसाइज अगर आप कर सको तो जैसे मे बी स्विमिंग या मे बी वॉकिंग, वट एवर सूट्स यू, आप वो करिए एंड यू शुड कीप ऑन मूविंग द बॉडी एंड अच्छे से बस एक्टिव, हेल्दी और हेल्दी डाइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड व्हाट अबाउट हैविंग मोर ऑफ कैल्शियम? जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें बोलते वो कैल्शियम वाली वो जिराफ वाली गोलियां मिली करती थी, वो खाओ, विल हैव कैल्शियम इन द बॉडी। हाउ मच डू यू फाइंड इट ओके, वी शुड हैव इट और नॉट ऑन अ रेगुलर, मतलब थोड़े बहुत कभी वंस इन अ मे बी 1-2 ईयर्स में एक बार आपने कोर्स कर लिया 1-2 महीने का कैल्शियम, दैट इज सफिशिएंट। ये नहीं कि आप कैल्शियम खाते जा रहे हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बोन्स। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैल्शियम खाने से बोन होता है। प्लस एक डेक्सा स्कैन होता है, हड्डियों की जांच होती है, ओल्ड एज में आके वो चेक कर लेते हैं। अगर वो कमज़ोर होती है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसके लिए कुछ अलग स्पेशल मेडिकेशंस चलते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ होता है। इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं है। हर एक पेशेंट अलग होता है, हर बंदे की बॉडी अलग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट और उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा एक स्पेसिफिक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि इतने दिन कैल्शियम लेना है या इतने दिन, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल पेशेंट स्पेसिफिक, तो वेरी जुडिशियसली यू हैव टू मॉनिटर दैट। डॉक्टर साहब, जैसे आपसे मैंने बात की तो आपने जैसे स्पाइन सर्जरी के बारे में कहा था कि जो भगवान की दी हुई चीज़ है उसमें हम कुछ बाहर से नहीं लगाते हैं। Yes, we try to maintain that. We try to maintain that. तो वैसे ही अपने बोन्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू रिकमेंड जो हमें खाना चाहिए? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर ऑलवेज गुड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही, वो जो बेसिकली आप जो अपना आज तक करके आ रहे थे 60-70 ईयर्स, अचानक से यू जस्ट कैन नॉट चेंज हाउएवर हार्ड आई से, या आप कुछ भी बोलो, जो लोग खा रहे होते हैं दे इट्स वेरी easier said than done. You just cannot change your diet and all, but basically try to avoid oily foods and all. Good lifestyle is good enough for you. मतलब everybody has got a Indian population के हिसाब से सबका वो अपना एक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप डाइट ले रहे हैं, गुड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स and healthy diet and plus good sleep and everything has a cumulative effect. The last question. Yeah. I would request you to give some tip to all my viewers so that they can follow that tip and stay healthy and will not have any spine problem in future. अगर हुआ तो खैर आप हैं ही, लेकिन वो मेंटेन रहे स्पाइन हेल्थ, उसके लिए कोई टिप हमारे दर्शकों को दीजिए। स्पाइन हेल्थ के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द पोस्चर। ये आपको शुरू से मेंटेन जैसे हमने बोला था, तो यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड पोस्चर, अवॉइड स्लाउचिंग। वो जो हम टीवी देखते हैं या कभी स्लाउच करते हैं, तो वो गुड पोस्चर ये शुरू से इट शुड बी इन द बैक ऑफ योर माइंड। प्लस अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स, बेंडिंग फॉरवर्ड्स, बहुत ज़्यादा झुक के वजन उठाना, इन सब चीज टेक्स अ टोल ऑन योर बैक। तो और लॉन्ग सिटिंग अगर कोई कर रहा है, बहुत दिन भर बैठ रहे हैं, तो टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। हाफ एन आवर में चले गए, जैसे आजकल कंप्यूटर वर्क है सबका, डेस्कटॉप, तो टेक हाफ एन आवर, टेक ब्रेक एवरी हाफ एन आवर, गो टू ड्रिंक वाटर समथिंग, एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग हियर एंड देयर विल हेल्प। और मस्कुलर के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए बैक मसल एक्सरसाइजेज होते हैं, कोर मसल्स एक्सरसाइजेज, यू हैव टू लिफ्ट योर लेग एंड देन डाउन, कुछ एक्सरसाइज है बैक से, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे उसके भी। So for the strengthening of your back muscles and obviously स्लीपिंग पोस्चर भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आधी आबादी सोते टाइम गलत तरीके से सोती है। ये मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, एवरीबडी हैज गॉट अ स्पेसिफिक पोस्चर। किसी को सीधे लेट के नींद आती है, किसी को करवट पे, किसी को उल्टे लेट के नींद आती है, एंड द वन दे हैव इनकलकेटेड इन देयर लाइफस्टाइल, अब वो अचानक से वो चेंज करना इज आल्सो, वो नींद ही नहीं आएगी फिर। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश कर लेंगे। तो करवट पे लेटना, सीधे लेटना, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रोन ऑब्वियसली सीधे लेटना करवट पे इज ऑलवेज गुड, बट वो भी इट इज नॉट द कॉज। ऐसा नहीं कोई उल्टे लेट रहा है तो उसको स्पाइन की प्रॉब्लम है, कोई सीधे लेट रहा है तो उसको नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी नहीं बचने वाला अगर नहीं, वेट उठा लिया ज्यादा तो नहीं। और प्लस इट्स अ जेनेटिक फैक्टर, वो आपकी फैमिली में थोड़ा रन करता है, तो इट इज देयर। तो
यू हैव टू बी केयरफुल इफ इट्स देयर इन योर फैमिली, तब और भी ज़्यादा इरेक्ट पोस्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, बैक जैसे आप मुझे बोल रहे हो मैं वैसे सीधी हो जा रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज रियली लवली स्पीकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू अबाउट द स्पाइन, और स्पेशली जो आपने मुझे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में बताया, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, और मेरे दर्शकों के लिए भी एक तरह से वरदान है जो आपने नया बताया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।